अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पंजाब में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत तजब्जुब का शिकार है। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादी कायदीन का इजलास बुलाया, जिसमें सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कल एक और पार्लिमानी करारदाद लाने का ऐलान किया है, मगर कानूनी एतबार से कोई वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन सामने नहीं आया। इसके बरक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब है कि अगर अब अदालती फैसले की मुज़ाहमत करनी है तो सारा बोझ हुकूमत को खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि फैसले की रोशनी में वजारत ख़जाना ने 11 अप्रैल तक फंड्स फरामी, जबकि वजारत दाखिला और दिफा ने 17 अप्रैल तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान फराहम करना है। दूसरी तरफ इलेक्शन करवाने के अदालती फैसले पर सियासी भी उरूज पर है। इस शिकवा जवाब शिकवा की एक झलक आपको दिखाते हैं। एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए कितने जतन हो रहे हैं। लंदन के अंदर प्लान बनता है, ये इमरान खान को कैसे रास्ते से हटाया जाएगा, फिर नवाज शरीफ कैसे आएगा, अक्टूबर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए। 3 जजेस का फैसला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। ये फैसला नहीं है, वन मैन शो है। फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए। आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। हमने अदालतों के ऊपर ईमान रखा, अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, तो इन्होंने उस पूरा प्रेशर डालना था, मुझे पता था अदलिया के ऊपर। इस तरह के करप्ट जजेस की जब आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर आप इदारे का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ये तबाही बर्बादी ना मैं देखूं ना आप देखना, कभी इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अदालतों ने जब डिविजन्स भी की गई, और ये डिविजन्स के पीछे शरीफ खानदान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी तारीख है। पंजाब हुकूमत इमरान खान के सुपुर्द करने के लिए इन्होंने उन तमाम MPs को नाअहल भी किया। मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहूंगा, जागो, होश के नाखून लो। और इनका ख्याल है अक्टूबर तक ये कमजोर हो जाएंगे तो तब उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाए। नजरिया जरूरत क्या सिर्फ डिक्टेटर के लिए है भाई, किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नजरिया जरूरत इस्तेमाल हो जाता। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद है जो इनके लिए फैसले करती हैं। इनकी चोरियां बचाई हैं माजी में। मैंने अभी चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा अगर इस तरह के फैसले आएंगे डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा, सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। मैंने एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे ये बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए, मुझे बता दे, मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन। इस बयानबाजी से एक बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मसला हल नहीं किया बल्कि मसले को एक नए फेज में दाखिल कर दिया है, जहां अदालती फैसले के मेरिट्स और डीमेरिट्स से ज्यादा फैसला देने वाले मौजू बन गए हैं, जो हमारे निज़ाम इंसाफ की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इस फैसले से जुड़े ऐसे ही सियासी सवालात को लेकर मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है शेर अली साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, अली नवाज अमान साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये अक्टूबर से पहले जो हुकूमती हिकमत अमली है बज़ाहिर इलेक्शन करवाने से मुताल्लिक हुकूमती इनकार है, और PTI का जो बहुत बड़ा इसरार है, उसकी क्या वजह है? सारे माहौल पर ज़रा हमने डिस्कशन करनी है। पहले मैं आज आपको सुनवाता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने आज इस बारे में क्या बात की। इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। तो ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही। जी अली नवाज अमान साहब, जरा ये बताइएगा कि असम्बलियों की तहलील की टाइमिंग और अक्टूबर से पहले 2 सूबों में जो इलेक्शन पर PTI का इसरार है, उसकी वजह क्या है? क्या आप लोग भी चेंज ऑफ कमांड की वजह से ज्यादा उजलत में? नहीं, मतलब आपको उनकी क्या, मरियम की क्या बात करनी है, उनको ना सियासत का अलिफ का पता है ना बे का पता है। वो तो एक मरूसियत सियासत की वजह से यहाँ पहुंच गई, कोई स्ट्रगल नहीं उनकी जिंदगी के अंदर। असल चीज तो ये देखें, जब हमने हमारी रजीम चेंज हुई तो हम तो उस वक्त से फ्रेश इलेक्शंस मांग रहे हैं, उससे पहले PDM फ्रेश इलेक्शंस मांग रही थी। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो आपके सामने इसी 5 मेंबर जज, जिसमें 3 ये जजेस भी शामिल थे, उन्होंने फैसला दिया कि जी सूरी साहब की जो रूलिंग है वो गलत है और हमारी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। हम तो उस वक्त से इलेक्शंस मांग रहे हैं और लगभग साल हो गया हमें इलेक्शन मांगते हुए। याद होगा जब हमने पिंडी में लॉन्ग मार्च लेके आए तो हमने ऐलान किया हम अपनी दोनों सुबह ही असेंबलियां कुर्बान कर देंगे, आप इलेक्शंस कराएं। हम तो उस वक्त भी इलेक्शंस की बात कर रहे थे,
इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया और इन्होंने कहा कि आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। अगर आप असेंबलियां तोड़ेंगे आपके लिए अच्छा, आप असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शंस करा देंगे। हमने असेंबलियां तोड़ दी जिस तरह भी तोड़ी, और उसके बाद ये अपने बयानात से मुकर गए। और अब केस क्या है? केस ये नहीं है कि इमरान खान इनकी तरह ये कह रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे बैकडोर से वजीर आजम बना दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं, इनके सीनियर मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें डंडा दिखाया गया, हमें कहा कि एक तकरीरी हो जाएगी जिसकी बिना पे सारे अब नायल हो जाएंगे, तो हम हुकूमत में आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि आपके सामने कोर्ट के अंदर ये चीज चैलेंज हुई। कोर्ट पहले लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। और क्या डिसीजन दिया कि हम इमरान खान को वजीर आजम नहीं बना रहे, हम ये कह रहे हैं 2 असेंबलियां टूट गई हैं, 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने, आप इलेक्शंस कराएं। उसके डिसीजन के बाद अमान साहब एक बेसिकली तो उनका क्लेम तो ये है कि आपको सियासी सहूलत, आपको सहूलतकारी दी गई है अदलिया की जानिब से, क्योंकि अब तो PMLN बहुत खुलकर बात कर रही है और वो कहते हैं कि अदलिया ने जो आपको मैं सर जरा सवाल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो, मैं आप जरा सवाल कर लूं, फिर सवाल कर लीजिएगा। आप अपने कह दें कि आइन के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट टॉपल हुई थी तो क्या कहते थे कि आइन के अंदर लिखा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो गया, गवर्नमेंट नहीं टूट सकती, और अदालत ने भी ये फैसला कर दिया। और इन्हीं 3 जजेस की जिस तरह पूरी PDM ने सराहा कि आईनी फैसला हुआ है, अब भी कानून ये कहता है पूरे जितने जय्यद सहाफी हैं, जितने जय्यद वकील हैं, जितने जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के चाहे सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या कहते हैं 90 डेज के अंदर इलेक्शन होगा। जिस बेंच की बात करते हैं उस बेंच के अंदर 9 रुकनी बेंच जो बैठा है उसमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि 90 डेज से अलावा इलेक्शन हो सकता है। मगर मसला ये है कि इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना। 90 दिन के इलेक्शन आइन कहता है, हम सब बाउंड हैं, वी ऑल आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, दूसरा ये चीज, हम कोई वजीर आजम तो नहीं बनेंगे ये इलेक्शन जीत के, हम तो वजीर आला बनेंगे। हमारी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तो हमारे पास पहले भी थी। लेकिन तो रोना किस चीज का है, पिटना किस चीज का है, चीखे मार क्यों रहे हैं इलेक्शन में गए? मगर वो बहस को देखें, बहरहाल इंटरेस्टिंग डिबेट बहुत हो चुकी है ना। अब फैसला जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का है, मेरा मानना यह है कि उसको तो माने बगैर कोई रास्ता नहीं, और हम ये बहस भी कर रहे हैं। आइन में 90 दिन कहता है, 90 दिन के ऊपर भी जाने की कोई तुक नहीं है। जाहिर है ये इलेक्शन ऑल्दो जा रहा है, लेकिन उन्होंने एडजस्ट किया अदालत ने उन 12-13 दिनों को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरी साइड है उनका भी मानना यह है कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से 4-3 का नंबर भी वो बताते हैं। वो कहते हैं 9 से 7 हुए, 7 से फिर 3 तक जब बात चली गई तो वो ये कहते हैं कि जजेस अंदर सुप्रीम कोर्ट के भी इस पे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ये बहस बोरी है, तो पॉलिटिकल नैरेटिव वो ये गेन कर रहे हैं। और आपके बारे में ये तासुर है कि आप चाहते हैं कि अदलिया में और ऐवान सदर में दोनों में तब्दीली से पहले आप लोग इलेक्शन ले लें। लेकिन अभी आपने चूंकि पॉइंट उठाया है कि आप कह रहे हैं कि पंजाब के CM के लिए अब लड़ाई हो रही है ना। हालांकि मोटो आपका ये था कि पंजाब में गवर्नमेंट गिरे, KP में गवर्नमेंट गिरे तो मजबूरन इन्हें फेडरल में कराना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने फेडरल में इलेक्शन नहीं कराया, उल्टा पंजाब का मसला खड़ा हो गया। मैं जरा आपके पास आने से पहले अब आबिद शेर अली साहब के पास जाऊंगा। आबिद शेर अली साहब बताइएगा, क्या आप लोगों के जहन में भी यही है कि ये जो आप लोगों की अपनी टाइमलाइन आपने सेट की है वो यही है कि इन 2 ऑफिस में जो है तब्दीली हो जाए फिर इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि आप सहूलतकारी का इल्जाम लगा रहे हैं? देखें आदिल अब्बासी साहब, सहूलतकारी तो साकिब निसार के दौर से इमरान खान को मिली, और इस सहूलतकारी का अलाकार जनरल फैज़ हमीद थे जो इमरान खान को लेकर आए, जिन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया मुस्लिम लीग नून से। जो ये मैं आपकी वो जो सुन रहा था इमरान खान की गुफ्तगू के जी ये सोचने के इमरान खान को कैसे हटाएं। भाई इमरान खान तो ख़ुद नवाज़ शरीफ को हटाकर इक़्तिदार में आया, इसको नवाज़ शरीफ से के साथ अदालती जुल्म करवा कर ये इक़्तिदार में लाया गया। जो अदालती कत्लेआम हुआ, आइन और कानून का धज्जियाँ बखेड़ी गई, जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पैनामा केस में जो अकामे पे सज़ा दी गई, और खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, और वो किस केस के बिना पर आपने मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। ये कोई आपको आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है? आप एक तरफ तो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, उसकी बेटी जो उसने छुपाई है उसका आप पिछले कई सालों से केस नहीं सुन रहे। इमरान खान की फॉरेन फंडिंग का जो केस
हर जुबान पर आम है, आप उसको सुन नहीं रहे। आपने मरियम नवाज शरीफ साहब को किस आइन और कानून के जुर्म में आपने उनको हथकड़ी लगाई है अडियाला जेल से? क्या उस वक्त आइन सो रहा था? क्या उस वक्त ये लोग सब सो रहे थे? या ये उस वक्त सो रहे थे कि जब नवाज शरीफ को सजा दी गई, नवाज शरीफ को पनामा केस में सजा दी गई? ये सारे चोरों की हुकूमत लाकर आज मुल्क का जो सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला आप मुझे बताएं किस आइन और कानून के तहत हंसते बसते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया? हंसती बसती पाकिस्तान की लोगों की खुशियां छीनकर इन चोरों और चक्कों को लेकर आपने इक़्तिदार में बिठा दिया। बताएं किस कानून के तहत लेकर गए आपने नवाज शरीफ को? आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं फुल कोर्ट मैं हम आईनी बहस में जाएं। आप मुझे बताएं कि किस चीज़ का खौफ था कि आप फुल कोर्ट से डरते थे? 184(3) का फैसला देते हैं फाइज ईसा साहब, आप उसको भी एक पलक झलक में ख़त्म कर देते हैं। तो नहीं मेरी बात सुने ना जी, ये जब आप खुद फैसलों के साथ आदिल अब्बासी साहब मजाक करेंगे तो सवालात जन्म लेंगे। अच्छा आबिद अली साहब मुझे ये बताएं, और आप ये हर जुबान आप मुझे बताएं, मेरी अर्ज सुन लें पहले। मैं आपने इनको बड़ा टाइम दिया, मैं जी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, आप कर लें बात, फिर मैं सवाल रखता हूं। डिजिटल मर्दमशुमारी देखिए आईनी नुक्ता है। आदिल अब्बासी साहब, मैं अपने भाई जो कोलीग बैठे हैं मैं इनके भी गुजारिश करता हूँ, ये आईनी नुक्ता है। डिजिटल मर्दमशुमारी ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उन्हीं हलकों में एक मर्दमशुमारी के साथ आप बगैर जो 2018 की लिस्टों पर इलेक्शन करा रहे हैं, और एक आप कह रहे हैं ये तो किसी वक्त भी चैलेंज हो जाएंगे। आईनी तौर पर जो डिजिटल मर्दमशुमारी का मरहला मुकम्मल हो गया है, हफ्ते 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, फिर उसके मुताबिक कानूनी तौर पर डीलिमिटेशंस होनी है, और डीलिमिटेशंस पर 3 से 4 महीने आदिल अब्बासी साहब लगेंगे। तो पूरे मुल्क के अंदर अफामो तफहीम के साथ आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराएं तो क्या तकलीफ है किसी को? किसी को अच्छा, मुझे दो मेरे सवाल है। एक तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आज आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मौजूदा अदालत के होते हुए खान साहब की आप कह रहे हैं कि सहूलतकारी हो रही है, और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो चाहते हैं उससे पहले आ जाए, यानी आप लोग अब क्लियर कट अदालत के खिलाफ यहां जाना चाहते हैं कि इनको सहूलतकारी हो रही है? एक दूसरा जो आपने पॉइंट उठाए ये पर्टिनेंट पॉइंट है। मैं जरा अगर सवाल कर लूं चौधरी साहब, फिर आपके पास आपसे ही जवाब लूंगा इसका। देखें दूसरा पर्टिनेंट पॉइंट आपने रेज किया, आपने कहा कि डीलिमिटेशन, बहुत बड़ा सवाल किया। ठहरिए जी, देखिए जी, गो अहेड। आप आदिल अब्बासी भाई मेरे बात सुन लें। आपने जहां पे सवाल नंबर 1 किया, ना तो हमारा कोई फेवरेट चीफ जस्टिस है, ये आप कान खोल के सुन लें। ना हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो ऑनरेबल जजेज़ हैं उनका एहतराम होना चाहिए। ये जो डिवीज़न है ये पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं इन्होंने, कि आप हर वो चीज़ आप मुझे बताएं कि वो जो 12 हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और भी बैठे हैं, उनमें से सीनियर मोस्ट हैं जो हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, क्या वो कानून नहीं जानते? आपने जो रवैया इख्तियार किया मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब के साथ उनके ऊपर रेफरेंस दायर किया, उनको और जनरल फैज़ हमीद के कहने पर आपने हर तरह के साथ उनको ट्विस्ट किया। आपने उसके बाद जस्टिस सदीकी साहब का लाहौर जो पिंडी हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जो उनका हाशिर किया। तो ये मिसालें भूलती नहीं है, ये कोई आईनी और कानूनी चीजें नहीं है। अच्छा, मुझे डोनाल्ड ट्रंप को हथकड़ी लाके उन्होंने डाल मुझे दिया। ये बताएं चौधरी साहब कि इमरान खान को और क्या सहूलतकारी देनी है? आखिरी एक बात जी, इमरान खान को और आपने क्या सहूलतकारी देनी है? खातून जज से बदतमीजी करता है, उसको कहते हैं जी तुम्हें हथकड़ी लगा देंगे, उसको फिर नहीं पूछा जाता। हर चीज में तो उसकी जमानत पहले जनाब अली अमान साहब ले ले, हमारी जमानतें तो एक साल में जाती थी। चौधरी साहब मैं इसका जवाब लेता हूं, मैं क्योंकि अब सवाल रखना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल है अली भाई इसका जवाब दे दें आप, फिर मैं चौधरी साहब के पास दोबारा जाता हूं जी। अच्छा, पहले बड़ी मजेदार बात है कि मेरे ख्याल तकरीर ही की कोई पॉइंट तो नहीं था वैलिड। सहूलतकारी पे आ जाते हैं। सहूलतकारी पाकिस्तान में शुरू हुई जनरल जिलानी के टाइम से। जो बंदा काउंसलर नहीं बन सकता था उसे आपने मिनिस्टर बना दिया पंजाब का, फिर आपने 85 में उसे वजीर आला बना दिया, फिर आपने उसके लिए IGI बनाई, फिर आपने उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया,
58(2)B लगे बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट पे तो वो ठीक थी, वही इसहाक खान गलत हो जाता है कि वो जब नवाज शरीफ पे 58(2)B लगाता है। फिर 97 में सहूलतकारी होती है, उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ, और इनके फेवरेट सैयदुल-जमात सदीकी साहब का बेंच बनाया जाता है। वो अब एक एक्स इनके रफीक तारड़ साहब जिन्होंने बेनजीर के केस के अंदर जो 58(2)B को कहा था ये ठीक लगी है, उनको ब्रीफ केस दे के पूरे पाकिस्तान में घुमाया जाता है। जस्टिस इरशाद जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उनकी सहूलतकारी के थ्रू ये इनको बाहर जाते हैं। उसके बाद आप इदारे के ऊपर ये हमला करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तबाह कर देते हैं। सुनते जाइएगा, 99 में सहूलतकारी मिलती है, हदेबिया पेपर मिल केस, रमजान पेपर मिल केस सब बंद हो जाता है। ये परवेज मुशर्रफ के साथ डील करते हैं, NRO लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। फिर इनके फेवरेट सहूलतकार इफ्तिखार चौधरी आते हैं, सारे के सारे रूल्स सस्पेंड होते हैं। 9 साल बाद दोबारा केस खुलता है, सहूलतकारी होती है, इनको इजाजत मिलती है इलेक्शन लड़ने की। उसके बाद दोबारा आपने देखा कि जब ये अब इनके ऊपर दोबारा आता है तो दोबारा जनरल बाजवा के साथ ये सहूलतकारी करते हैं, दोबारा पाकिस्तान आते हैं, बैकडोर से वजीर आजम बनते हैं और अपने नैब अमेंडमेंट्स लेके आते हैं, अपने आप को रिलीफ दिलाते हैं। और उसके बाद सहूलत, सर ये बताएं, अगर मैं ये सारी सहूलतकारियां, अली अमान साहब, अगर मैं ये सारी सहूलतकारियां मान लूं, अली साहब फैक्ट्स ही नहीं पता, मैं तो यही तो कहता हूं, मैं आता हूं अली अमान साहब, अभी 6 मेंबर आप दोनों वीडियो लिंक पे, मुझे लग रहा है आप दोनों को मेरी आवाज लेट पहुंच रही है। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं सारी सहूलतकारियां मान लूं तो आप 2018 की सहूलतकारी मान लेंगे? किसकी? ये तमाम सहूलतकारियां अगर हम तस्लीम कर लें तो आप 2018 में जो सहूलतकारी हुई आप उसे तस्लीम कर लें? आप मुझे बता दें 2018 के अंदर आप मेरे साथ डिस्कशन कर लें, 2013 के अंदर रिजल्ट्स ले आए, 2013 के रिजल्ट्स ले आए और उन्हीं बेसिस पे 2018 के सर सहूलतकार अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने सहूलतकारी की है। आपको पता ही नहीं है आदिल भाई, आप अपने बेसिस के ऊपर सहूलतकारी कह रहे हैं। अगर वो सहूलतकारी थी तो कितनी जगह इन्होंने, बट वो सिलेक्टिव फैक्ट्स है ना सर सारों के। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर केसेस किए कि ये वाला हल्का हमसे छीना गया है। हमें तो एक ही उसमें से मिसाल मिलती है कि राजा आसिफ नहीं, ना उन्होंने अपना मानना ना आपने अपना मानना। अब मुझे ये बताएं सर, जो आबिद शेर अली साहब बात कर रहे हैं कि हल्का बंदियों का क्या होगा, डिलिमिटेशन, क्योंकि मैंने उनसे ये सवाल पूछना है कि ये चीजें आपने सुप्रीम कोर्ट में रखनी थी, लेकिन अब मुझे बताएं वैसे टेक्निकली स्पीकिंग सेंस, अली अमान साहब मैं आ रहा हूं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो केस प्लीड नहीं किया, उसको नहीं परसू किया। अब अगर मैं जरा चाहता हूं स्पेसिफिकली आप दोनों से जवाब लेना ना, वो ये कह रहे हैं हल्का बंदियां, डिलिमिटेशन भी होनी है, सेंसस भी होने, नए पुराने सेंसस, खुद ऑर्डर्स हैं कि जी नए सेंसस पे इलेक्शन होने, ये तमाम मराहिल जो हैं, लेकिन हमारे सामने ज़ाहिर है जी नहीं तो नए पुराने सेंसस पे आप इलेक्शन करा सकते हैं। नहीं पता, पाकिस्तान में आज तक 7 दफा मर्दमशुमारी हुई है, 1997 में हुई और उसके बाद 2017 में हुई, तो हमारी गवर्नमेंट हुई। और पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा है कि 10 साल के अंदर आपने एक दफा मर्दमशुमारी करानी है, और जो पिछली दफा 2017 की मर्दमशुमारी हुई उसकी आपने, तो आप नई पुरानी दोनों पे तैयार हैं कि 2 में नई पे हो, 2 में पुरानी पे हो? मैं कह रहा हूं बड़ी बात आदिल कर लेंगे ना तो आपको फैक्ट समझ आ जाएगा, अगर आप 1 मिनट देंगे मुझे तो। जी गो अहेड, आपको दोबारा आता हूं, पाकिस्तान आप लोगों को आवाज डिले जा रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज गो अहेड। पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ 10 साल के अंदर एक दफा मर्दमशुमारी होनी है। 1997 के बाद मर्दमशुमारी हॉल्ट हो गई। आपकी जो 2017 की आपकी मर्दमशुमारी हुई, आपके 2013 का जो इलेक्शन है, 2018 का इलेक्शन आपकी 2017 की मर्दमशुमारी के ऊपर हुआ। ये जो हमने हमारे दौर के अंदर आप, चले मैं आप जवाब लेने दीजिए मुझे, आपने CCI में जाना होता है, राइट? आबिद शेर अली साहब, एक तो जी मैं नहीं है आपको नई मर्दमशुमारी के फैक्ट्स की, क्योंकि आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा है। पॉइंट टेकन। अली अमान साहब, मुझे आबिद शेर चौई साहब मुझे ये बताएं, एक तो जाहिर है आप अली अमान साहब की बात का भी जवाब देना चाहेंगे, बट मेरा सवाल भी ले लें कि ये चीजें आपने कोर्ट में कंटेस्ट करनी थी। कोर्ट में जो है वो आप लोगों ने फंड्स पे फोकस रखा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ये जो चीजें थी, इन चीजों को कोर्ट में प्लीड करना था, जिसमें आपके सामने ये सूबों के और वफाक के इलेक्शन का आगे पीछे का मसला था और ये सारे, सो वहां पर तो उस तरीके से केस नहीं लड़ा गया। अब पब्लिकली ये केस लड़ा जा रहा है। साथ में आप अली अमान साहब की बात का भी यकीनन जवाब देना चाहेंगे, गो अहेड।
देखिए जनाब अवाज साहब, अली नवाज साहब उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे जब जनरल मुशर्रफ ने गोद लिया इमरान नियाजी को और इमरान नियाजी को सीट जिताई। फिर उसके बाद ये जनरल शुजा पाशा की गोद में पले। फिर जनरल शुजा पाशा की गोद में पलने के बाद ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने वो जाल बिछाया हमारे खिलाफ। फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बाद ये जनरल फैज़ की गोद में आ गए। तो ये मुझे बताएं, ये भी अली नवाज साहब बड़े नारे मारते थे नवाज शरीफ साहब के। इनको पूछें कि जब चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, तो इमरान खान सर फहरिस्त था उनकी बहाली के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। वो बड़ी इज्जत देते थे इमरान नियाजी को, क्योंकि इनमें वफादारी का अंसर कहीं भी नहीं पाया जाता। लिहाजा ये गैर इखलाकी तरीके से ये बाजवा साहब का नाम क्यों निकाला आप लोगों ने? तमाम जनरल बाजवा साहब ने तो खुद कहा, जनरल बाजवा साहब ने भी खुद कहा, परवेज इलाही ने भी खुद कहा जी कि हमें तो चीफ मिनिस्टर जनरल बाजवा साहब ने बनवाया। ये मैंने तो नहीं कहा, अब्बासी साहब, ये आपने भी सुना। और जो रिसेंटली गुफ्तगू की है जनरल बाजवा साहब ने, वो भी आपके सामने, जिस तरह इमरान खान को सहूलतकारी की गई। और इमरान खान खुद कहता था जी कि मैं फैज़ हमीद की ड्यूटी लगा देता था जी, सेनेट में बिल पास होने, सारी तो सहूलतकारी इनके लिए होती रही है। तमाम अदारे तो एक पेज में इनके लिए रहे हैं। हमारे दौर में तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम धरने दिला दिया करते थे। हमारे दौर में कहाँ पे एक पेज में थे? हमारे दौर में तो अदालतें हमें वो साकिब निसार की सूरत में चलने नहीं देती थी, हमारे हर काम में रुकावट डालती थी। जो आपको नेशनल डैमेजेस पड़े हैं अरबों डॉलर के, आपको कारके के केस का पता होगा, आपको और ऐसे केसेस हैं जो बड़े जिसमें हमें डैमेजेस ठुके हैं, हमें तो चलने नहीं दिए गए। इनको तो सहूलतकारी क्या, इनको तो पूरा 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 का पूरा निजाम इनके हवाले कर दिया था। 3.5 साल सहूलतकारी के बावजूद, पूरे निजाम के बावजूद देख लें आदिल अब्बासी साहब इन्होंने किया क्या। हाँ, अब कानूनी बहस पे ये है कि फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप देखें कि ये मैं अली नवाज साहब को बताता चलूं, ये पता नहीं किस दौर में किस दुनिया में रहते थे। इनकी हुकूमत में वो आईनी बिल पास किया गया डिजिटल सेंसस का, इनको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद तमाम वसाइल इलेक्शन कमीशन इनका लगाया हुआ है। फिर वो यही इल्जाम लगाता जी कि मेरे से जनरल फैज ने लगवाया। भी हमने कहा था लगवाएं इलेक्शन कमीशन को। ये नहीं किसी वो उन्होंने नहीं, वो तो बाद में कहा है। खुद मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, खान साहब ने, उन्होंने कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छे आदमी हैं। जो पिछले वाले थे सरदार रजा साहब, उन पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि वो जो है वो उनकी मिली भगत से आए थे, ये हमने किया है इन्होंने। अब वो कहते हैं कि ये खराब हो गए। फिर इनका जो हशर किया, जो इनका हशर किया गया इलेक्शन कमीशन का, जो इन्होंने इल्ज़ामात धरे उनके ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर, तो ये किसी से छुपी ढकी बातें नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त फाइनेंशियल एमरजेंसी है, आज जो क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के मुआशी क्राइसिस हैं, वो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। ये सारा कुछ IMF के पास बेच के तो ये गए हैं, लेकिन ये हमने ओनरशिप ली है कि हुकूमत में आए हैं। जो भी है, ये जब ये सारे इत्तेहादी के साथ थे, तो वो उस वक्त आदिल अब्बासी साहब ये अली नवाज साहब से पूछे तो उस वक्त क्या था, इनके वो जहेज में आए हुए थे सारे लोग। तो ये ना कहें कि जी हमारे इन्होंने 2018 का इलेक्शन खोया, इमरान खान जो है जनरल पाशा और बाजवा साहब के आगे, जब तक आप नवाज शरीफ सुन लें ये रोए नहीं कि नवाज शरीफ को सजाएं दें। अगर नवाज शरीफ बाहर रहा तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता। मरियम नवाज को अंदर करें, अगर वो बाहर नहीं तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो फिर सहूलतकारी दी ना उसको, उसने वो अजमत सईद था, सहूलत नजारी के निजाम में अजमत सईद को एडजस्ट किया गया। जी अली अमान साहब, क्विकली जरा 2 मिनट्स में। जी सईद को एडजस्ट किया गया, आसिफ सईद अमान साहब में आता, अली साहब में आता, 1 मिनट जरा 30 सेकंड चॉइस साहब, 30 सेकंड्स जी, चॉइस साहब 30 सेकंड। लिहाजा डिजिटल सेंसस अभी होने, ये सेंसस का रिपोर्ट आ जानी है, उसके बाद तो ये बाइंडिंग है हमारे पे कि 4 महीने के लिए डिलिमिटेशन के बगैर तो आप इलेक्शन में जा ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए। अली साहब ਇਹਦਾ मतलब इलेक्शन नहीं होने लगा, उन्हें दस दिता ना पैसे ने साडे कोल ते ना असी तुहानू 4 महीने तो पहले इलेक्शन देन लगे। आप तो समझ तो आपको आ ही गई होगी इनकी। ये वही है ना जो कहते थे जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को हटाया कि ये
इंसानों की बस्ती है, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसे हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। एक घंटा भी इलेक्शन आगे नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उतरो। उसके बाद लेकिन अली साहब, अली भाई, अली अमान साहब मेरी बात सुने। अगर मियां साहब ने भी कहा, सुन तो ले, एक सेकंड मैं आपको टाइम दूंगा यार, मुझे सवाल तो करने दे। आज आप दोनों तो मुझे सवाल नहीं करने दे रहे यार, ऐसे तो ना करें मेरे साथ। मैं जवाब देने दूंगा आपको पूरा, मेरी गुजारिश सुने। मियां साहब ने भी और खान साहब ने भी, दोनों ने गिलानी साहब को पक्का डिस्क्वालीफाई कराने के लिए अदालत का सहारा लिया था। दोनों थे, सिर्फ मियां साहब नहीं थे, खान साहब भी कहते थे कि देखें गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। आज आप भी ये शक का इजहार कर रहे हैं कि मुझे ये लोग नाअहल कराना चाहते हैं। जब गिलानी साहब को नाअहल कर दिया था, जो इंप्लीमेंट होना था उसके लिए आप दोनों पार्टियों ने जो है पूरा जोर लगाया कि गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई, से मियां साहब नहीं थे कहते थे। आदिल भाई, आप उसमें से अच्छी सी चीज ना निकाले ना। हम तो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की, हमने फिर भी कहा खान साहब की तकरीर निकाले, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। हम इन्होंने ये कहा, हम उसको भी कहते थे कि जो आपके स्विट्जरलैंड में जो आपने खत लिखना है, आप वो खत लिखे। 1.5 साल वो केस चला था, तौहीन अदालत हुई थी। हम तो आज भी पेश हैं। मेरी तरफ बात सुनिएगा, इनको फैक्ट्स ही नहीं पता। जो रिकॉर्डिंग हुआ था, इनको जरा क्लियर कर दीजिएगा वो कब हुआ था, किसकी गवर्नमेंट में हुआ था। और जो कारके बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ था सर। राजा परवेज अशरफ ने वो टर्की से मंगाया था जहाज, उसके ऊपर वो स्टे हुआ था, ख्वाजा आसिफ को पकड़े। और ये दोनों केस हमारे दौर के अंदर दूर हुए। हमने टर्की के तैमूर उर्दगान से बात सर, लेकिन बाद में हमें अली अमान साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मेरे सवाल समझा नहीं है। मैं इसका जवाब देते एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद पे डिस्कशन करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले चौधरी साहब आपको जवाब देना चाह रहे थे, वो जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं जरा सुनवाना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो बात की है और मरियम नवाज साहब ने जो बात की है, वो सवाल का भी मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं। सुनवाइएगा जी। खतरा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा। जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है? जी चौधरी साहब, तख्ते लाहौर की लड़ाई हो रही है। देखें जी, हम तो आइनी बात कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अफाम तफहीम के साथ इलेक्शंस हों, ना कि सिलेक्शन हो। तमाम जो डिजिटल सेंसस हो उसके मुताबिक डिलिमिटेशन पूरे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की नई हल्का बंदियों के मुताबिक फिर जो इलेक्शंस होंगे उसके नताइज खा हमारे हक़ में आए चाहे मुखालफत में आए, तो वो तो लोगों ने फ़ैसला करना है। आदिल अब्बासी साहब, ना अली नवाज़ ने फ़ैसला करना, ना आबिद शेर अली ने करना है। जब आप केपी में खुली ढील देंगे और वहाँ पे डेट फिक्स नहीं करेंगे आइनी तौर पे कि इलेक्शन नहीं होने, तो आप पंजाब के अंदर हर किस्म के फसाद और झगड़े की वजह भी बने। और वहाँ पे मुकम्मल तौर पर आप मुझे बताएं, जो परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक्स आई हैं, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक भट्टी की आई हैं, और जिनके भी मुताल्लिक आई हैं, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि केस के को लवाना के को फैसले करवाने। वो उसी तरह हुआ, वो उसी तरह ही हुआ जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू फरमाई चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, वो उसी तरह हुआ। तो जब ये चीज़ें आदिल अब्बासी साहब होंगी, तो फिर जो माजी पर हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, तो वो आज देखें कि वो आज क्या कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का पूरा निज़ाम अदल सवालिया निशान बन चुका है, और आप मुअज़्ज़ज़ जो बाकी ऑनरेबल जजेस हैं, आप उनके फ़ैसलों की कदर नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर जो उनके फ़ैसलों को रद्दी के टोकरे में फेंक देंगे, तो ऐसा कब तक चलेगा अब्बासी साहब? और ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम है, इस पर मुझे बताएं कि तमाम जो बार काउंसिल्स हैं उनका भी यही था कि जी आप फुल कोर्ट में जाएं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे निज़ाम के अंदर फैसला देगी। खुद खान साहब ने भी कहा था अगर फुल कोर्ट बताएं कोई एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ साहब का क्या कसूर में नहीं, तो क्यों नहीं बनाया गया फुल कोर्ट? क्या आखिर उसमें अभाम क्या था?
मसला क्या था फुल कोर्ट के अंदर, किसको फियर था? किसी को फियर नहीं था। तमाम आइनी तौर पर फैसले होते जो मेजॉरिटी जजेस के फैसले का एहतराम नहीं किया गया। 4-3 से फैसला आया, आपने 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जो राय थी उनको आपने रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। ऐसे निज़ाम नहीं चलता, ऐसे निज़ाम अदल नहीं होता। आप डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ तो चौधरी साहब मुझे ये बताएं, अब आप लोग रोकेंगे कैसे इसको? आप लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, इलेक्शन कमीशन भी तैयार हो गया, आप रोकेंगे कैसे? मैं ये समझना चाहता हूं बस आपसे। 1 मिनट प्लीज, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है जी। देखिए, बात रोकने की नहीं है, बात डिजिटल सेंसस की है। मैं आपको फिर आईनी तौर पर लेकर जा रहा हूँ, और ये हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 2-3 माह में क्या कोई क़यामत आ जानी है। तो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे आप ये बात? जो इन्होंने गड्ढे खोदे हुए क्या उनको वर्जन नहीं, मुझे बताएं कि इनको आखिर जल्दी क्या है? इनको केपी में तो इनकी हुकूमत थी, हैं जी अब्बासी साहब जी, बिल्कुल तो कोई यहाँ पे तो मुझे बताएं कि इन्होंने कौमी असेंबली के रिजाइन क्यों वापस लिए? मुझे बताएं कि इन्होंने फिर कौमी असेंबली में भीख मांगकर कैसे, आप आईनी तौर पर स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि उनको फारिग कर दिया है और इनको सहूलतकारी दी जाती है जी आप अपनी सीटों पे बैठे। तो ये मुझे दोहरा म्यार, डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आती। ये मुझे अली अमान साहब कि हमने असेंबलियों में बैठना है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने इलेक्शन में जाना है। राइट अली अमान साहब, वैसे ये बताएं, ये 90 डेज वाला फॉर्मूला केपीके में कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं हो रहा? केपीके में जो है वो मामला चला गया है कि जी मुताल्लिका अदालत से रुजू करें। देखिए एक बात बताऊं, जब लंदन बैठे हो ना तो आपको पाकिस्तान के हालात का तो नहीं पता। इसी तरह फिर आप फ्रूट चाट बनाएंगे, जब लोगों को आटे की लाइनें बना के 30 बंदे यहाँ मर जाएंगे तो आप फ्रूट चाट ही खाएंगे। उसी तरह लंदन बैठ के आपको पाकिस्तान के हालात तो नहीं पता ना। आपका मसला है क्या कि आपके जो गवर्नर के वकील उन्होंने विड्रॉ कर लिया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि इस केस को हम अलहदा से सुनेंगे। सर मगर सुप्रीम कोर्ट में वकील विड्रॉ भी कर जाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद तो आइन को प्रोटेक्ट कर सकती है ना। मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोटों से मसला हल किया था। ये डोगर साहब का केस था, वहां से चला गया इलेक्शन तक, तो ये केपीके के इलेक्शन तक भी जाना चाहिए था ना। प्रिंसिपल स्टांस पे बात करें। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल हम कोर्ट में दोबारा पिटीशन कर रहे हैं, फिक्र ना करें, उसके ऊपर भी फैसला आएगा और इंशाल्लाह ताला इसी तरह का फैसला आएगा ताकि लोगों से बात क्या करते हैं। आज आपने बिलावल भुट्टो की बात सुनाई, भुट्टो का नजरिया जीत गया, जिसने नजरिया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी और उसके बाद हाकमियत अल्लाह के बाद लोगों की होगी। पर आज बड़े अफसोस की बात है, भुट्टो की सियासत जीत गई, पीपल्स पार्टी की सियासत दफन हो गई। उसके जो सियासी रुफका हैं, जो सियासी मरूशियत में जो आगे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दो, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दो। तो उस बात को छोड़े, जो आबिश अली ने बात की फाइनेंशियल क्राइसिस की, मैं नहीं कहता आदिल भाई आप अपने पीछे किसी प्रोड्यूसर को केंद्र फैक्ट्स निकाल दें। जो 2022 के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट टॉपल हुई, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी, इनके दौर में आई थी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके जो फिगर्स हैं वो 2018 के फिगर से मैच कर लें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा था। 6% और 6.5% पे ग्रो कर रहा था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11% आदिल साहब इधर ही रोक ले बहस जी। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस $8.5 अरब आदिल साहब इधर ही रोक ले। मैं आता हूं चौधरी साहब, आपके पास आता हूं, आपको पूरा मौका देता हूं। अली नवाज साहब से पूछे, अली नवाज साहब से पूछे कि अली नवाज साहब से सवाल नंबर 1, 2018 में डॉलर कितने का था? अली नवाज साहब से सवाल है कि 2018 में पेट्रोल कितने का था? अली नवाज, सुनने मेरी बात सुने, अली नवाज साहब से पूछे कि प्याज की कीमत 2018 में कितनी थी? अली नवाज साहब से पूछे बिजली का बिल 2018 में गरीब लोगों के लिए क्या था? अली नवाज से पूछे कि गैस के ज़खायर क्या थे पाकिस्तान में? अली नवाज से पूछे जो बिजली के कारखाने लगे, जो 2013 में मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ, दहशतगर्दी से आलूद दिया गया, 2018 में वो पाकिस्तान खड़ा था, और आज इनकी हुकूमत में देख ले ये 6-7 सवाल बुनियादी तौर पर। और उस वक्त जो हमारे नवाज से वो भी पूछे 2018 में रिजर्व क्या थे, 2022-23 में रिजर्व क्या थे? रोके इनको, इधर पूछे। मैं इसका जवाब देता हूं। अवान साहब सियासत ही छोड़ दूंगा अगर एक बात अली अवान साहब साबित कर दें। अली अवान साहब इन्होंने रोका सी पैक, सुनने मेरी बात सर, उनको कंप्लीट करने दें। आया नवाज शरीफ लेकर आया पाकिस्तान की, इन्होंने सी पैक भेज दिया, इन्होंने सी पैक पूरा का पूरा रोल बैक कर दिया।
पूछे इन्होंने। चले मैं इसका जवाब तो लेने दें अब चॉइस साहब, इसका पूरी इकोनॉमी को सरेंडर करते हैं। जबरदस्त बहस हुई है, वैसे हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी हुई। अब मैं जरा अवान साहब से इसका जवाब ले लूं। जी अवान साहब, वो कहते हैं 18 के फिगर से आप कंपेयर करें और टेक्निकली स्पीकिंग आप सब अपने जब ग्रोथ बताते हैं तो हम सब जानते हैं ग्रोथ तो इस मुल्क में आ जाती है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती। उसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा और सर्कुलर डेट हमारा और लॉसेस हमारे हमें दोबारा वहीं पहुंचा देते हैं। सो इसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन आप चॉइस साहब के सवाल का जवाब दे दें, मेरे का बाद में दे दीजिएगा। गो अहेड। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने और मैं जरा बता देता हूँ। जब ये गए थे, इनके जो रिजर्व थे वो $9.5 अरब थे, आपके जो कमर्शियल और जो आपके प्राइवेट सेक्टर के थे। जिस वक्त इन्होंने हमारी गवर्नमेंट मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर $9.5 अरब हुआ सागदार के दौर में देखे कितने थे। गुस्सा नहीं करना, अब गुस्सा नहीं करना, अब गुस्सा नहीं करना, इजीली सुननी बात। चले वन बाय वन झूठ नहीं बोलना, फिगर ला के रखे सामने। आप आदिल अब्बासी चले सर वन बाय वन, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से रखें अगला। हाँ, मैं अगला प्रोग्राम रखता हूँ, दोनों के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। इनके साथ मेरा प्रोग्राम बिल्कुल डन हो गया, डन हो गया। जी अली अमान साहब, पेश कर रहा हूँ 55 FIR थे मेरे ऊपर, 54 FIR। यहाँ बैठा हूँ, लंदन नहीं बैठा हुआ, भाग नहीं गया, एग्जाइल में नहीं चला गया और अपने मेरा लीडर टोकरा लेकर नहीं भागता, सब मेरा लीडर मुंह छुपा के नहीं जाता अदालतों में, मर्दों की तरह शेरों की तरह जाता है। तुम्हारा वो घुंघरू, वो कहते हैं वो घुंघरू, वो झोली छोटी के पीछे क्या है, वो झुका के वो डांस करता है। आप दोनों किस तरफ जा रहे हैं? सर मेरी रिक्वेस्ट है जरा, मेरा कायद नवाज शरीफ नहीं जाता मुझे बुज़दिल और भगोड़े को कहे कि शक्ल दिखा के अवाम को काले करतूतों वाली जाए वहां पे। सर वन बाय वन जी अली अवान साहब, आप अपने लीडर को कहे जो वो अपने मुखड़ा छुपा के जाता। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम होगी मेरी, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, चॉइस साहब आपसे भी और अली अवान साहब आपसे, दोनों से। इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो समझ भी नहीं आएगी बात, व्यूअर को भी समझ नहीं आएगी बात हम क्या कर रहे हैं। अगर हम वन बाय वन बात कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट होगी, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना तीनों, तो पब्लिक व्यूअर को कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। अभी जरा मैं अवान साहब 1 मिनट आपके लिए और 1 मिनट मैं चॉइस साहब को दूंगा। अवान साहब 1 मिनट ले लें, फिर उसके बाद 1 मिनट मैं चॉइस साहब को, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। जी गो अहेड। तो बात सिंपल सी, मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ। ये $23.5 अरब पे वोट छोड़ के गए, हम $32.5 अरब पे लेके गए। ये $18.5 अरब पे रिमिटेंसेस छोड़ के गए, हम $33.5 अरब इकोनॉमी पे बाद में करेंगे ना सर। चॉइस साहब कह रहे हैं कि अगला प्रोग्राम हम इकोनॉमी पे रखते हैं, दोनों को बुलाऊंगा मैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे और इकोनॉमी पे करेंगे। बिजली का रेट क्या था वो ये बता नहीं रहे, पेट्रोल का रेट क्या था वो ये बता नहीं रहे, आम आदमी के लिए गैस का रेट क्या था, प्याज का रेट क्या था, बिजली का रेट क्या था, ये बताएं। जी अमान साहब, 7 रुपए फी यूनिट देता था नवाज शरीफ के दौर में, गरीब को फ्री मुफ्त बिजली मिलती थी। ओके, आपके दौर के अंदर आई हैव टू इंटरप्ट यू बोथ। मुझे चौधरी आबिद शेर अली साहब आप भी और अली नवाज अमान साहब आप भी, आप दो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बिकॉज वक्त जो है वो प्रोग्राम का मेरे पास खत्म हो गया है। लेकिन हम इकोनॉमी के ऊपर एक बाकायदा डिस्कशन रखेंगे, आप दोनों को मैं दोबारा बुलाऊंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम प्रोग्राम करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। और टू बी ऑनेस्ट कि ये बात दुरुस्त है कि अगर कंपैरिजन एक पार्टी करती है दूसरी उससे पीछे करती है और फिर बहुत पीछे तक चली जाती है। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस पर बहस करेंगे। पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ने के लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब डेडलॉक हो गया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको जरा कंक्लूड करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। टाइम मैगजीन को इंटरव्यू दिया खान साहब ने, उसमें एक बात की, जरा मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं। Never has one man scared the establishment, the political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. Their worry is how to keep me out. The people on the other, how to get me in. इमरान खान साहब ने कहा है कि जिस तरह उन्होंने मुश्किल डाली है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ और खासे खुश दिखाई दे रहे थे जिस अंदाज में वो बता रहे थे। तो एक ये अंदाज है इस वक्त हमारे यहाँ। इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी थी इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करके उन्होंने जो है वो अपने आप को असर्ट किया।
ये एक स्ट्रेटजी हमारे यहाँ दिखाई देती है पॉलिटिक्स में अंडर प्रेशर करने के लिए। दूसरी स्ट्रेटजी है हमारे यहाँ डायलॉग करने की, मामलात करने की और उसके बाद पावर में आने की। सो इसकी भी एफर्ट्स जो है पाकिस्तान में जारी रहती हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो इतना हीटेड डिबेट हो जाती है कि जहाँ पर इश्यूज बाहर रह जाते हैं और सिर्फ मौला जट और अछूदा खड़क टाइप के हमें सियासत के अंदर एक दूसरे पे इल्ज़ामात दिखाई देते हैं। इसका जवाब दिया तलाल चौधरी साहब ने, जो फवाद साहब ने एक ट्वीट की उसके ऊपर, क्योंकि मैं इसका जवाब तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने बेसिकली जवाब दिया फवाद चौधरी साहब की ट्वीट के ऊपर। उन्होंने कहा ओ चौधरी सानू ना डरा, ओ साडा डर लिथ गया, यानी हमारा डर खत्म हो गया। जो लोग पंजाबी नहीं समझते मैं उनको बता दूं कि हमें ना डराओ, साडा डर लिथ गया है ते फवादिया गल वध गई है। सो अब हमारे यहाँ जिस तरह बिलावल साहब भी कह रहे हैं पंजाब बैटलफील्ड बना हुआ है और इस अंदाज में एक दूसरे को बताया जा रहा है कि हमें आप अदालतों से ना डराएं, हमारा डर खौफ ख़त्म हो गया है। सो इदारों को भी और सियासी जमातों को भी बहुत ज़िम्मेदारी से मामलात आगे चलाने की ज़रूरत है। मामलात वाकई गल वध गई है, ये बात बढ़ गई है, इस बात को कम करने की ज़रूरत है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।